नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए राजस्थान जीके की बेहतरीन क्लास। उस क्लास में हम बात करेंगे आज राजस्थान के भूगोल को लेकर, और आज की क्लास में हम कंप्लीटली नोट्स टाइप में, नोट्स फॉर्मेट में आपकी क्लास रहने वाली है। जो आपके राजस्थान का भूगोल है, उस भूगोल का सामान्य परिचय से लेकर सारी क्लासें कंप्लीट करने वाले हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी नोट्सों के माध्यम से। तो दोस्तों, आज क्लास आपके लिए रहने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण। आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर, राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो राजस्थान शब्द है, ये सबसे पहले राजस्थान शब्द ही था या इसके कोई अन्य नाम थे। अगर कोई अन्य नाम थे राजस्थान के, तो क्या क्या नाम थे और उनके हमें प्रमाण मिले, वो कहाँ पे मिले। तो पहली बात करूँ मैं राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर, तो इसमें राजस्थान जो शब्द है उससे पहले जो मिलता है वो मिलता है आपके ऋग्वेद में। पूछा जाएगा दोस्तों कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया है? ऋग्वेद में। वो भी किस रूप में? राजस्थान में नहीं, ब्रह्मवरत में। ऋग्वेद में क्या कहा राजस्थान को? ब्रह्मवरत। आगे बात करूं मैं रामायण में। रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मरुकांता। कौन से शब्द के लिए? वाल्मीकि ने मरुकांता शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? राजस्थान के लिए। दो बातें याद रखनी है। पहली तो ऋग्वेद में राजस्थान को हमने क्या कहा? ब्रह्मवरत। वही बात करूं मैं रामायण, तो रामायण में वाल्मीकि ने क्या कहा? मरुकांतर। इसके अलावा आपको पूछ ले कि कहाँ पे इसके उल्लेख मिले, तो सबसे प्राचीन जो राजस्थान के उल्लेख है वो लिखित उल्लेख मिले आपके बसंतगढ़ शिलालेख में। कौन से? बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कहाँ पे है? सिरोही में खीमल माता के मंदिर के पास। खीमल माता के मंदिर, खीमल माता के मंदिर के पास स्थित है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो प्राचीन लिखित उल्लेख है वो कहाँ पे मिले? बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कहाँ का है? सिरोही का। आगे याद रखना है जिसमें राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थानी द्वितीय शब्द। कौन शब्द दोस्तों? राजस्थानी द्वितीय। तो बसंतगढ़ शिलालेख है, इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए किस नाम को से पुकारा गया? राजस्थानी द्वितीय शब्द मिला। आगे बात करेंगे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, और ये प्रयोग किया, इसके लिखित प्रमाण हमें कहाँ मिलेंगे? इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग मिलता है। किसका? राजपूताना शब्द का प्रयोग मिलता है। और जो ये पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसका प्रकाशन करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम फ्रैंकलिन। इसको विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया। याद रखना दोस्तों कि जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात याद क्या रखनी है? जो राजपूताना शब्द है इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? आपकी जॉर्ज थॉमस की पुस्तक कौन सी है? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसका प्रकाशन किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने। डेट याद रखना 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में। आगे बात करेंगे हम जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने आपके राजस्थान के भूभाग के लिए भी राजपूताना नाम रखा था। तो एक लाइन में ये भी रख लेना कि अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इस भूभाग को क्या कहा? राजपूताना का। आगे याद रखना दोस्तों, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड। क्या कहते हैं इसको? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। याद रखना है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसकी पुस्तक कौन सी थी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें आपके कर्नल जेम्स टोड ने
राजपूताना के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान। इसके अलावा जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने रायथान, रजवाड़ा नामों का भी प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि राजपूताना के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, जिनकी पुस्तक कौन सी थी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा आपको पूछ ले कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसका प्रकाशन किसने किया या किसने कब प्रकाशित हुई? तो याद रखना 1829 में विलियम क्रूक ने प्रकाशित की थी। और इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, जो कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने राजपूताना के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी कर्नल जेम्स टोड ही थे। आगे, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। टॉपिक क्या, हेडिंग क्या रहेगी आपकी? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इसमें क्या याद रखना है कि आपको जो राजस्थान है वो ग्लोब या विश्व के आधार पर किस दिशा में स्थित है? भारत में किस दिशा में स्थित है? और बात करूं मैं अक्षांश और देशांतर के आधार पर किस दिशा में स्थित है? तो देखो, विश्व या ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व है। विश्व या ग्लोब में राजस्थान किस तरफ है? उत्तर पूर्व में स्थित है। अर्थात ये कौन हो जाएगा? ईशान कोण। और वही बात करूं मैं एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। और कोण कौन सा है? नैऋत्य कोण। आगे बात करूं मैं भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम दिशा। और कोण पूछे तो कोण कौन सा हो गया? वायव्य कोण। आगे बात करूं मैं अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर दृष्टि से कौन सी गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। एक बार इसको समझते हैं पूरे को। एक बार ग्लोब लेता हूं। अब समझना है इसमें, ये मैंने खींची आपकी अक्षांश रेखा, ये है देशांतर रेखा। हमारा राजस्थान यहाँ स्थित है, ये है राजस्थान। ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूर्व हो गई। सबसे पहले याद क्या रखना है? आप इसे उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हो, इसे दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिमी, ये पूर्वी गोलार्ध। तो अक्षांश के आधार पर पूछे तो अक्षांश में तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर के हिसाब से पूछे तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। फिर हमने बात की थी विश्व में, तो विश्व के अंदर आपका जो राजस्थान है वो उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में स्थित है। अब कौन से है? ये आपकी दिशा है, ये वाला एक कोण यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक ये हो गया वायव्य कोण। ये हो गया आपका आग्नेय कोण। वायव्य कोण। ये हो गया आपका ईशान कोण। और ये आपका नैऋत्य कोण। तो कोण के हिसाब से जो विश्व या ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है या ईशान कोण में स्थित है। वही बात करूं एशिया महाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी अर्थात नैऋत्य कोण में स्थित है। और भारत में उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण में स्थित है। यह आपका भारत का मैप है। और यहाँ पे है आपका राजस्थान, यह रहा राजस्थान। यह है राजस्थान। ये दिशा तो कौन सी हो गई आपकी? उत्तर दिशा। यह है दक्षिण, यह है पश्चिम, यह है पूर्व। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? उत्तर पश्चिम। क्या हो गई? उत्तर पश्चिम। और यह कौन सा था? वायव्य कोण। तो आपको याद रखना है कि अब अक्षांश जब स्थिति बात करें राजस्थान की स्थिति क्या है, तो स्थिति विश्व या ग्लोब के आधार पर पूछे तो ग्लोब या विश्व में राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान स्थित है। अर्थात कोण पूछे तो कौन हो जाएगा आपका? ईशान कोण। वही बात करूं मैं एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है अर्थात नैऋत्य कोण। आगे बात करूं मैं भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? भारत में है उत्तर पश्चिमी। क्या है? उत्तर पश्चिमी। और कोण कौन सा हो जाएगा? वायव्य कोण में स्थित है। और अक्षांश की दृष्टि से कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से में? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर दृष्टि से कौन सी है?
पूर्वी गोलार्ध में। कौन सी है? पूर्वी गोलार्ध में। आपने ये भी जाना, ये तो हो गया आपका अक्षांश, ये हो गया देशांतर। इसके आधार पर, अक्षांश के आधार पर तो है ये उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के आधार पर है पूर्वी गोलार्ध में। और भारत की स्थिति की मैं बात करें तो भारत की स्थिति का क्या है? भारत की में आपका राजस्थान उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांश या देशांतर। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं है वह क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। क्या याद रखना दोस्तों? पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश। अभी हमने बात की, ये आपका ग्लोब था, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जो काल्पनिक रेखाएं उन्होंने उनको हमें क्या बोला? काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश का। वही बात करूं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखाएं है ग्लोब पर, उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर कहलाती है। वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। आगे की बात करूं मैं कि अक्षांश से दूरी की गणना व देशांतर से समय की गणना होती है। याद रखना दोस्तों, पूछा जाए कि अक्षांश से किसकी गणना की जाती है? अक्षांश से डिस्टेंस या दूरी की गणना की जाती है। वही बात करूं मैं देशांतर, देशांतर से टाइम या समय की गणना की जाती है। तो दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179, 179। आगे बात करूं ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, ये तो क्या है? ग्लोब पर कुल रेखाओं की संख्या, जो अक्षांश रेखा है, रेखाओं की संख्या तो 179 है, और ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो वह है 181, 181। और जो ग्लोब पर कुल देशांतर है वो कितने हैं दोस्तों? 360। कितने हैं? 360। आगे, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर। कितनी है? 111.13 किलोमीटर। वहीं दो देशांतरों के मध्य की दूरी पूछे तो यह है 111.32 किलोमीटर। थोड़ा ही फर्क है, ध्यान रखना। जो दो अक्षांशों के मध्य पूछे तो अक्षांश के मध्य है 13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर, और देशांतरों के मध्य पूछे तो 111.32 किलोमीटर। अक्षांश रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा भी कहते हैं, और देशांतर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान माध्यम रेखा भी कहते हैं। अभी हमने बात की थी ग्लोब, यह आपका ग्लोब है, इस पे हमने दो रेखाएं गुजारी थी, एक थी आपकी अक्षांश, ये थी देशांतर। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसका नाम क्या है? यहाँ पे भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे क्या बोलेंगे हम? ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, अर्थात प्रधान या मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। आगे, कर्क रेखा। आगे बात करेंगे हम कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे हम? कर्क रेखा। जो ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। ये मान लो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में ये आ गई आपकी भूमध्य रेखा, ऊपर वाली है ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। ये कौन सी है? कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। बात करूं मैं कर्क रेखा की, तो हमने पढ़ा था राजस्थान ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है, तो यहाँ पे राजस्थान है। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा ये कितनी डिग्री है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश था कर्क रेखा, और यह 23.5 डिग्री देशांतर या मकर रेखा। तो कर्क रेखा है उसे क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्क रेखा। इसके अलावा जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है,
मिजोरम से होकर गुजरती है। तो आपको इंडिया लेवल की बात करें तो भारत में जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 कौन कौन से है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। लेकिन हमें तो किससे मतलब है? राजस्थान से। तो जिसमें कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश वह सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम किसमें है? त्रिपुरा में। आपको भारत के आधार पर पूछे ना 8 राज्यों में सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लंबाई जो कर्क रेखा की लंबाई है वो आपके एमपी में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई कहाँ पे है? त्रिपुरा में। सबसे कम कहाँ पे है? त्रिपुरा में। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से डूंगरपुर के गांव पड़ता है चीखली गांव से होके गुजरती है। अर्थात आप कह सकते हो, एक मैप लेता हूं मैं, यह है आपका राजस्थान, जिसकी आकृति विषमकोणीय चतुर्भुजिया होती है। अब यह है कर्क रेखा। अब जो कर्क रेखा है यह राजस्थान के 2 जिलों से आगे गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आप कह सकते हो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। अब कितनी लंबाई राजस्थान में कर्क रेखा की? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। जो राजस्थान के जो आपका बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा के जिले की तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। और डूंगरपुर का गांव कौन सा है? चीखली गांव से होकर गुजरती है कर्क रेखा। वहीं एक नदी भी आती है, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। वो नदी कौन सी है? माही नदी। वो हम आगे नदियों में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखना है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, तो राजस्थान के 2 जिले आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होके गुजरती है। तो बांसवाड़ा में मध्य स्थान गुजरती है कुशलगढ़ तहसील, और डूंगरपुर का गांव है चीखली गांव। इसके अलावा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसे क्या बोलेंगे हम? कर्क संक्रांति कहते हैं। कितनी डेट को? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। और 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस सबसे छोटी परछाई भी बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। आगे सूर्य की जो किरणों का सर्वाधिक तिरछापन सीधापन है वो कहाँ पे, किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा में। अगर आपको पूछा जाए कि किस जो सूर्य की किरण है इसका सर्वाधिक जो सीधापन है वो किस जिले में पड़ता है? लंबवत है बांसवाड़ा के। और सूर्य किरणों का तिरछापन पूछा जाए तो पड़ता है आपके गंगानगर पे। बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। यह आपका दक्षिण भाग में बांसवाड़ा, ऊपर उत्तरी भाग में है गंगानगर। यह कह रहा है कि बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, बढ़ता है कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में है। अगर बांसवाड़ा से दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग गंगानगर की तरफ जाए तो जो आपकी सूर्य किरण है इनका तिरछापन बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। आपको क्या याद रखना दोस्तों? बढ़ता है। आगे देखना दोस्तों, यह है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही हमने क्या कहा? मकर रेखा। अभी बात कर ली थी। अर्थात 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है। दिन छोटा व रात बड़ी होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन व रात बराबर होती है। इंपॉर्टेंट है कि दिन व रात कब बराबर होती है? 21 मार्च व 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य आपके भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। आगे देखना, राजस्थान का अक्षांश व देशांतर। राजस्थान का अक्षांश व देशांतर
कितना है, राजस्थान का अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना जो अक्षांश है ये कितना है, 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। वही बात करूं मैं देशांतर की तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अर्थात जो राजस्थान में देशांतर है 70 डिग्री देशांतर, इंपोर्टेंट लाइन है ये, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला कौन सा आपका, जैसलमेर। कौन सा दोस्तों, जैसलमेर। एक बार अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं। यह आपका राजस्थान, इसमें मैं बात करूं अक्षांश को लेकर, अक्षांश कितना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, अब उत्तरी अक्षांश क्यों आएगा कि ये जो ग्लोब है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसके यहाँ पे आपका राजस्थान स्थित है। जो कर्क रेखा है, जो मकर रेखा, यहाँ से तो गुजरी है आपकी कर्क रेखा, तो अक्षांश कौन सा है, ये उत्तर वाला है। कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, यह है पूर्वी अक्षांश। अक्षांश पूछे ना तो ये 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। वही बात करूं मैं देशांतर की, देशांतर कितना हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित जिला है राजस्थान का, वो कौन सा दोस्तों, जैसलमेर जिला। कौन सा है, जैसलमेर जिला। तो ये आपका राजस्थान का अक्षांश और देशांतर। मकर रेखा हो गई आपकी, अब है अक्षांश और देशांतर हो गया। आगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। वही बात करूं मैं उत्तर और दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई में जो डिस्टेंस है, अंतराल है, वो कितनी है, 43 किलोमीटर। और राजस्थान का उत्तरी गांव कोणा गांव जो गंगानगर में है, और राजस्थान का दक्षिणी गांव है बोरकुंड, बोरकुंड बांसवाड़ा में है। और पूर्वी गांव है सिलावट या सिलाना राजाखेड़ा धौलपुर में है। और पश्चिमी गांव वो है आपका कटरा जैसलमेर। मैप के माध्यम से समझते हैं एक बार। ये आपका राजस्थान है, राजस्थान। अब सबसे पहले इसकी लंबाई, राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण की, यह उत्तर दिशा, यह दक्षिण, यह पश्चिम, यह पूर्व। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है दोस्तों, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। वही बात करूं मैं चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछे तो लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई पूछे, चौड़ाई कितनी है, 869। इसके अलावा आपको याद रखना है उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम जो लंबाई है, इसमें अंतराल कितना है, 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर का। तो ये हो गई उत्तर दिशा, यह है दक्षिण दिशा। उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826, यह पूर्व, यह पश्चिम। पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है यह है आपकी 869 चौड़ाई, यह है लंबाई। और दोनों में अंतर कितना दोस्तों, 43 किलोमीटर का। और राजस्थान का उत्तरी गांव, अब उत्तरी गांव कौन, ऊपरी ऊपर क्या है, श्री गंगानगर, एकमात्र जिला है जिसके श्री लगता है। और श्री, जिसके श्री लगता है वो बड़ा आदमी होता है, ऊंचा होता है। ऊपरी ऊपर क्या हो गया आपका, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोरकुंड बांसवाड़ा। अब जो कुंड बनाते हैं वो कहां बनाते हैं, नीचे जमीन पर, या तो नीचे जिला कौन सा आ गया, बोरकुंड, बोरकुंड बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। अब है पश्चिमी, अब पश्चिमी क्षेत्र पूछे तो पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, कटरा, कटरा सम तहसील जैसलमेर, जैसलमेर। वही बात करूं पूर्वी तो है आपका सिलावट या सिलाना, सिलाना गांव राजाखेड़ा
खेड़ा तहसील, राजा खेड़ा, धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर। तो उत्तरी भाग कौन सा है? श्रीगंगानगर। कौन सा? श्रीगंगानगर। और गांव पूछे तो गांव है कोणा गांव, कोणा गांव, श्रीगंगानगर। राजस्थान का उत्तरी बिंदु क्या हो गया? श्रीगंगानगर, कोणा गांव, श्रीगंगानगर। और दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया? बोरकुंड, बांसवाड़ा। पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी हो गया कटरा, सम तहसील, जैसलमेर। और पूर्वी की बात करें तो ये कौन सा हो गया? राजाखेड़ा, सिलाना, धौलपुर। इसके अलावा जो मध्यवर्ती गांव है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है लापोलाई, मेड़ता, सिटी, नागौर। और राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार भी है, विषमकोणीय, चतुर्भुज। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वो मध्यवर्ती गांव कौन सा हो जाएगा? लापोलाई, लापोलाई। कौन सा गांव हो जाएगा? लापोलाई। तो ये है राजस्थान का विस्तार। आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, वो अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, अंतर्राज्यीय कितनी है, कौन सी सीमा कितना, कौन सी जिला कितनी सीमा बना रहा है, कौन सा राज्य कितना बना रहा है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास।